Hello students, I am Supinder Singh, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट इम्पैक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों का एनडीए का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका एग्जाम और अच्छा हो सकता था बट किसी वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो डोंट वरी, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। सो इस वीडियो में हम मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। सो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अगर आप इस पेपर में देखो, सेट्स के 2 क्वेश्चंस आए थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस के 9, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 5 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 6 थे, ट्रिग्नोमेट्री के काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 9, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के 2 और सीक्वेंस सीरीज के 8। इस बार बायनोमियल थ्योरम के भी 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आए हैं 4, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स ऑलमोस्ट उतने ही जितने हर साल आते हैं 8 क्वेश्चंस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस के 5 और इसके बाद कोनिक सेक्शंस के थे 6 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सर्कल्स, और वेक्टर्स के 5, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 6, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के थे 3 क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन के 2, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 3, इंटेग्रल्स के टोटल 7 इंक्लूडिंग डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटेग्रल्स, और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स के 2, डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी 2, प्रोबेबिलिटी के इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, देयर वर 14 क्वेश्चंस, और स्टैटिस्टिक्स के 5। और इसमें बाइनरी नंबर्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया इस एग्जाम में, नहीं तो एवरी ईयर देयर वर 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम बाइनरी नंबर्स, और लॉग का भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था इस पेपर में, उसके भी 1 या 2 क्वेश्चन होते थे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, कोनिक सेक्शंस, वेक्टर्स, 3D, लिमिट्स, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और ये स्टैटिस्टिक्स तक, तो मैं इस वीडियो में ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनके कुछ क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करूंगा, और एक दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पिछला पोर्शन था उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है ये कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है इन्वॉल्विंग सर्कल्स। तो इसमें सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और हमने बताना था कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करो तो ये जो x² - 4x + 3 है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं x - 3 × x - 1, और ये वाला जो है y² - 6y + 8, इसके फैक्टर्स हैं y - 4 × y - 2 = 0। ये इक्वेशन है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। डायमेट्रिक फॉर्म होती है x - x1 × y - y1 प्लस, सॉरी, हाँ जी, तो इसके फैक्टर्स हैं x - 1 × x - 3 और इसके फैक्टर्स हैं y - 4 × y - 2 = 0। इसको अगर आप कंपेयर करो डायमेट्रिक फॉर्म से, x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2 = 0, तो इसमें x1, y1 और x2, y2 ये 2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो x1 1 और y1 4, तो 1, 4 एक एंड पॉइंट हो सकता है और x2 3, y2 2, 3, 2 एक एंड पॉइंट हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। या इसमें हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे, x1 1 और y1 2, तो 1, 2 एक एंड पॉइंट है और x1 3
और y x2 3 और y2 4, तो 2,4 भी हो सकता है। तो 1,2 एंड 3, सॉरी x2 3, 3,4 ये भी हो सकता है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ कोनिक सेक्शंस। इसमें भी सर्कल्स के बारे में बात हो रही है। तो इसमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इस सर्कल को अगर आप प्लॉट करो तो इसका सेंटर है एट ओरिजिन, और बी और सी दो पॉइंट्स हैं 6,8 एंड -8,6। सपोज ये पॉइंट है बी 6,8 और यहां पे है सी -8,6। एबीसी ट्राइंगल जो है उसके दो वर्टिसेस गिवन है बी और सी। अब ए वर्टेक्स सर्कल पे कहां होगा वो हमने लोकेट करना है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करो, ये जो बीसी कॉर्ड है, हाँ जी, बी और सी को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करें तो इस ओबी की स्लोप अगर आप देखो, ओबी की स्लोप है 8/6 और ओसी की स्लोप है -6/8। तो इन दोनों स्लोप्स को अगर आप देखो, इनका प्रोडक्ट -1 है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 90। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स ए होगा वहां पे बीसी कितना एंगल सबटेंड करेगी? 90 का हाफ, मतलब π/4। तो ए वर्टेक्स यहां पे हो सकता है, या अगर ए वर्टेक्स इस पोर्शन पे होता है यहां पे, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 3π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है या तो एंगल π/4 हो सकता है या 3π/4। और दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करो, बीसी कॉर्ड फिक्स्ड है, जो सेंटर पे एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो ये कॉर्ड किसी भी सर्कल के पॉइंट पे एंगल बनाएगी π/4। तो जो ए वर्टेक्स है, ये ए वर्टेक्स फिक्स नहीं होता। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इस पे, इस क्वेश्चन, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है सर्कल पे जहां एंगल π/4 बन रहा है। तो द पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर्स का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी द क्वांटिटी इज मैक्सिमम। अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें पता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और √3 इंटू ए डॉट बी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो कॉमन है, तो साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम होगा एक्सप्रेशन। और ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है इन साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू 2 टाइम्स, ये जो है ये एक्सप्रेशन है साइन ऑफ थीटा प्लस π/3। क्यों? क्योंकि हाफ को हम लिख सकते हैं cos π/3 और √3/2 को लिख सकते हैं sin π/3। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b वाला फॉर्मूला। अब हमें पता है साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और वो कब होगी? जब ये एंगल होगा π/2, और ये π/2 कब होगा? जब थीटा होगा π/6। तो इसका करेक्ट आंसर है π/6। When theta is π/6, then this is maximum. So answer is option B.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ वेक्टर्स। इसमें ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है। सपोज दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। अब ये कह रहे हैं कि AD इज M टाइम्स BC। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये AD वेक्टर और ये BC वेक्टर, ये जो AD वेक्टर है ये BC वेक्टर का ट्वाइस है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की ये जो डायगोनल होती है ये इस साइड की ट्वाइस होती है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो M है 2। चलो अब CF वेक्टर और AB वेक्टर को देखो। CF वेक्टर है ये वाला, इसकी डायरेक्शन ध्यान दो, C से F, और AB वेक्टर है ये A टू B। अब CF वेक्टर की भी लेंथ AB की ट्वाइस है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये जो n है ये होगा -2। सो mn की वैल्यू होगी 2 इंटू -2 विच इज -4। ऑल राइट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें एक लाइन की इक्वेशन है और एक प्लेन की इक्वेशन है और पूछा गया है व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। बट लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो लाइन L है ये दो प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L। तो पहले उसकी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, देन वी कैन आंसर दीस क्वेश्चंस। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को लाइन की डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो जो लाइन इन दोनों प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो पहले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 1 और दूसरे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 -1 और -1। अब इन दोनों नॉर्मल्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बताएगा हमें लाइन L की डायरेक्शन। तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा I इंटू -1 -1 0 -1 इंटू हाँ जी, फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 1, सेकेंड प्लेन के 2 -1 -1। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट I इंटू ये 0 आ जाएगा, I इंटू 0, फिर -j इंटू -1 -2 तो -3 प्लस k इंटू -1 -2 -3। तो ये जो वेक्टर है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन L। तो इसका मतलब L की डायरेक्शन रेशियोज हैं 0 3 और -3। ये माइनस इंटू माइनस +3 और ये -3। अब डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं यूनिक तो होते नहीं, इनके प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर्स हम लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इनको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 0 1 -1 आर द डायरेक्शन रेशियोज, सो C। अच्छा, और इसी में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए हमें लाइन L की इक्वेशन चाहिए होगी। तो उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज हैं, अब एक पॉइंट चाहिए ऑन द लाइन L। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए कोई एक पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं जो इन दोनों प्लेन्स पे लाई करता है। तो मैं इन दोनों प्लेन्स में z को पुट कर देता हूं 0। हम वो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जिसका z कोऑर्डिनेट 0 है। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी यहां भी z को 0 पुट किया तो 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लो। तो जब इनको ऐड करोगे y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 and when x is -4 y is 0, so the point through which the line passes is -4 0 0। तो ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन रेशियोज है। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x प्लस 4 बाई 0 y माइनस 0 बाई 1 z माइनस 0 बाई -1। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें इस लाइन की इक्वेशन की जरूरत है।
तो लाइन की इक्वेशन है x प्लस 4/0, y बाय 1, z बाय -1। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऑफ लाइन L एंड P, वो L पे लाई करेगा, तो L पे हम पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं इन वन पैरामीटर लैम्डा। तो x प्लस 4/0 इक्वल टू लैम्डा मीन्स x इक्वल टू -4, y बाय 1 इक्वल टू लैम्डा, y इज लैम्डा, z बाय -1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो z इज माइनस लैम्डा। तो ये जो पॉइंट है ये प्लेन पे भी लाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x की जगह -4, y की जगह लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, z की जगह माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा -3 इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इज -3। अभी लैम्डा -3 इसमें पुट कर दो, तो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट -3, z coordinate -3, sorry, z coordinate is +3. So correct answer is option D. नेक्स्ट, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ये फंक्शंस का बेसिक क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ f 0.999। देखो, जब x 0.999 में यहां पुट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x होगा 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और यहां भी जब मैं x को 0.999 पुट करूंगा तो x स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो 0 - 0। ओके, प्लस अब जब हम x की जगह 1.001 पुट करेंगे यहां पे, तो क्योंकि x 1 से बड़ा नंबर है बिटवीन 1 एंड 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा 1, उसका स्क्वायर होगा 1 माइनस इस नंबर का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 1 और 2 के बीच में आने वाला है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो होगा 1, तो यहां पे भी 1। सो आंसर इज 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। इसी फंक्शन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। हमें चेक करना है ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं और 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे कॉन्टिन्यूटी के लिए हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 और राइट हैंड लिमिट एट 0 दोनों इक्वल है या नहीं। तो पहले कैलकुलेट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा, जब x 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव होगी बिटवीन -1 एंड 0, तो उस केस में ये जो इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये होगा -1, क्योंकि x 0 से छोटा है बिटवीन -1 एंड 0, तो इसकी वैल्यू होगी -1 और उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 1 माइनस। अच्छा, x अगर 0 से छोटा है नेगेटिव नंबर, x का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा बिटवीन 0 एंड 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0, तो ये आ गया 0 और ये लिमिट होगी 1। अच्छा, इफ x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड, मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0, और x अगर 0 से बड़ा है मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो x स्क्वायर भी 0 और 1 के बीच में होगा, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। तो ये लिमिट आ गई 0। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। अब इसी तरह से हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर x 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब x 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ये नंबर भी 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसका इंटीजर भी 0 होगा, तो ये 0 आ गई लिमिट। अच्छा, व्हेन x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड, 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है। तो जब x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाला जो नंबर है इसका इंटीजर होगा 1 माइनस। अब x स्क्वायर के बारे में बात करते हैं।
देखो x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम राइट साइड, मतलब 1 के बहुत पास है बट 1 से बड़ी है, तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 के बहुत पास होगी, 1 से बड़ी होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा, तो यहां पे 1, तो ये आ गया 0, ये दोनों बराबर आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 वो भी 0 आ जाएगी, 0 पे नहीं सॉरी 1 पे, फंक्शन की वैल्यू एट 1 वो भी 0 है, तो लिमिट भी 0 है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था फ्रॉम डिफरेंशिएशन। इसमें f फंक्शन और g फंक्शन और h फंक्शन, तीन फंक्शंस की बात हो रही है, और देखें हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ h एट x इक्वल टू 0। अब h ऑफ x का फॉर्मूला ये है, इसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएट करते हैं h डैश x। अब यहां चेन रूल लगेगा, f का डेरिवेटिव होगा f डैश, और ये जो x की जगह था इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू एफ डैश x, चेन रूल। अब हमें चाहिए डेरिवेटिव एट 0, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो f डैश 2 f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 2 f डैश 0। अब f ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -1, यहां -1 पुट कर दो, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो f डैश 0, और f डैश 0 गिवन है 1, तो 2 इंटू 1 2, यहां f डैश 0 1 है, तो 1 इंटू 2 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। ओके, हाँ जी, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड g डैश 0, g का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट 0, तो ये जो g का फॉर्मूला है इसको डिफरेंशिएट करो, g डैश x इज इक्वल टू h ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू h ऑफ x, और क्योंकि बेस h ऑफ x है तो h ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा बाय चेन रूल, इसमें x को 0 पुट कर दो, हाँ जी, h डैश 0 प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, इसकी वैल्यू है 2। अब रह गया h ऑफ 0, ये फाइंड करना होगा, तो इसके लिए ये जो h का फॉर्मूला है इसमें x को 0 पुट कर दो, अब f ऑफ 0 की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू 2 -2 और प्लस 2, ये 0 बन जाएगा, तो f ऑफ 0 विच इज 1, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो g डैश 0 की वैल्यू होगी 2 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल x एंड y। मतलब इसमें हम x और y की जगह कोई भी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में f ऑफ 2 गिवन है और फाइंड करना है f ऑफ 1/2, तो इसमें हम x को 2 और y को 1/2 पुट करके देखते हैं, तो x की जगह 2 और y की जगह 1/2 जब पुट करोगे तो f ऑफ 2 f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू 1/2, ये आएगा f ऑफ 1। अब इसमें एक नया नंबर आ गया f ऑफ 1, ये फाइंड करने के लिए हम फिर से इसका यूज करेंगे। इसमें मैं x को 1 और y को 2 पुट करके देखता हूं, इसमें अगर आप x को 1 और y को 2 पुट करके देखो तो इक्वेशन बनेगी f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू 2 मतलब f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू तो गिवन है 4, वो मैं यहां अगर पुट कर दूं तो यहां से f ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई 1। अब ये f ऑफ 1 की वैल्यू यहां पुट कर दो 1, तो इस इक्वेशन से हमें f ऑफ 1/2 मिल जाएगा।
एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू पता है 4, तो 4 इंटू एफ ऑफ 1/2 इज 1, मतलब एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू 1/4 होगी, ऑप्शन ए। हाँ जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन थी। तो टाइम कम होने की वजह से हम सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर सकते, तो अगर आप और भी किसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम उनकी वीडियोस प्रिपेयर करके अपलोड कर देंगे ऑन द वेबसाइट। सो जय हिंद टू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।